चैप्टर की शुरुआत एकदम डंके की चोट पे होती है। अमाइंस चैप्टर आज हम लोगों का टारगेट है। अमाइंस चैप्टर का पहले हम वन शॉट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि अगर टाइम बचे उस हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी पे रहेगा अमाइंस। तो सब ध्यान से देखते रहिएगा, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको अमाइंस बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत इसमें होती है कि दो ऐसे कंपाउंड, अगर आप लोगों ने सुना होगा एड्रेनलिन और एक कंपाउंड है एफिड्रिन। दो ऐसे कंपाउंड है, EFPHE होता है। ये दो ऐसे कंपाउंड है एड्रेनलिन और एफिड्रिन। ध्यान से समझना मेरी बात को, जितनी बात आज मैं कहूंगा वो सारी की सारी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से है। 2024 के बोर्ड को पर्सपेक्टिव रखकर मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, इसलिए सारी बातें बहुत ध्यान से सुनना। एड्रेनलिन, ये एड्रेनल एक तरह का ऐसा हार्मोन है जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। अरे मेरी बात समझ में। और एफिड्रिन भी उसी की तरह का है। बेसिकली दोनों रश पैदा करते हैं हमारे शरीर में, सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों 2 डिग्री अमाइंस होते हैं। 2 डिग्री अमाइंस होते हैं और इनका डॉक्टर्स उपयोग करते हैं जब हमारे शरीर में लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इनका एजेंडा क्या होता है? इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में ये दो केमिकल्स बहुत काम आते हैं। और ये हमें इस चैप्टर में क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि ये दोनों 2 डिग्री अमाइंस है। ये दोनों 2 डिग्री अमाइंस है। तो पूछा जा सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हाँ भाई इन दोनों में से कौन 2 डिग्री अमाइन है, या 4 ऑप्शन है कौन 2 डिग्री अमाइन है, इसका क्या रूल है, या फिर एक ऐसा 2 डिग्री अमाइन बनाओ जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के काम आता है। तो बहुत अच्छी तरह से एड्रेनलिन और एफिड्रिन, ये दोनों चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना। इसी तरह से एक और अमीनो कंपाउंड है नोवोकेन। अगर आप इसकी बात करते हैं, ये भी एक अमीनो कंपाउंड ही है, अमाइन ही है इसमें। ये एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जाता है। तो आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एनेस्थीसिया, इनमें से कौन सा एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नोवोकेन एक तरह का है। और इसके अलावा सब जानते हैं बेनेड्रिल। बेनेड्रिल कफ सिरप सबने सुना है, बेनेड्रिल कफ सिरप। ये एक एंटीहिस्टामाइन है। एंटीहिस्टामाइन बच्चों क्या होता है? जो हिस्टामाइन के अगेंस्ट काम करते हैं। हिस्टामाइन वो चीजें होती हैं जो कॉमन कोल्ड, सर्दी, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ऐसी बीमारियों को पैदा करती है ना, ये केमिकल्स हिस्टामाइन होती है। तो उनके अगेंस्ट जो लड़ती है, जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, इन सब चीजों के अगेंस्ट लड़ता है जो वो एंटी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन के अगेंस्ट लड़ने वाला। जैसे बेनेड्रिल कफ सिरप, ये एक 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। तो ये तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहा कि अमाइन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। तो अमाइन का हमारे डेली लाइफ में हम लोगों ने ऐसे 4 केमिकल्स बताए जो अमाइंस होते हैं और हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होते हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। एड्रेनलिन और एफिड्रिन दो अमीन कंपाउंड है। उसके बाद नोवोकेन है, नोवोकेन एनेस्थीसिया के रूप में यूज होता है। बेनेड्रिल कफ सिरप है जो एंटी हिस्टामाइन है, हिस्टामाइन के अगेंस्ट लड़ता है। हिस्टामाइन वो कंपाउंड्स होते हैं जो कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ, सर्दी, जुकाम, इन सबको क्रिएट करते हैं, उनसे अगेंस्ट लड़ने वालों को एंटी हिस्टामाइन करते हैं। और बेनेड्रिल एक 3 डिग्री अमाइन है जो एंटी हिस्टामाइन की तरह काम करता है। के बाद आते हैं प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन पर। अमाइन को कैसे बना सकते हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में हम लोग पहला पढ़ेंगे रिडक्शन। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से हम लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से हम लोग अमाइंस को बना सकते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं आइए देखते हैं। ए, नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से। नाइट्रो कंपाउंड कौन होते हैं बेटा? RNO2 होते हैं नाइट्रो कंपाउंड। जब भी NO2 लिखा जाता है वो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं। एक बात याद रखिएगा, इस रिडक्शन में आप लोग डाल सकते हैं SnHCl डाल सकते हैं, और Sn का मतलब होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, टिन, टिन HCl डाल सकते हैं, या FeHCl भी डाल सकते हैं। आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। आपका बनेगा क्या? RnH2। प्योर रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन की एंट्री हो रही है। ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। बड़ा सिंपल सीधा सा लॉजिक है।
और इसको हम कर सकते हैं सिंपल हाइड्रोजन डालकर, हाइड्रोजन गैस डालकर। और आप लोगों को पता है हाइड्रोजन गैस किसके प्रेजेंस में डाला जाता है? निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, इन तीनों में से किसी एक। तो हम इन तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। टिन HCl ले लीजिए, FeHCl ले लीजिए, या फिर H2 हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ये आपको ये तैयार करके दे देगा। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर या तो RnO2 हो या तो बेंजीन वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर बेंजीन वाला ही बन जाएगा। तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता आर बेंजीन है या नॉन बेंजीन है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये बन जाएगा। इन सब में से FeHCl सबसे अच्छा रिडक्शन माना जाता है, सबसे अच्छा रिडक्शन करता है। क्यों सबसे अच्छा माना जाता है? क्योंकि Fe और HCl आपस में मिलकर FeCl2 बना लेते हैं। FeCl2 बना लेते हैं, जिसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और फिर HCl अपने आप बनता है। इसका मतलब क्या? ध्यान से देखिए, Fe और HCl आपस में बना लेता है FeCl2। FeCl2 का हाइड्रोलिसिस HOH एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर में जो पानी प्रेजेंट है वो इसको दोबारा हाइड्रोलाइज कर देता है और यहां से क्या बन जाता है? FeOH का होल ट्वाइस और 2 HCl, ये बन जाता है। इसका मतलब एक बार HCl डालते हैं, आप ध्यान से देखिए, एक बार HCl डाला जाता है और HCl अपने आप मिल गया, अपने आप। तो इसका मतलब एक बार डालो फिर वो अपने आप चलता रहेगा, बार बार HCl डालने का झमेला नहीं है। जैसे कि इस वाली रिएक्शन में HCl बार बार डालना पड़ता है, Fe प्लस HCl में डालने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसको माना जाता है अच्छा, मोस्ट प्रेफर्ड। क्यों अच्छा माना जाता है? एक और बार समझ लीजिए, क्योंकि Fe और HCl आपस में FeCl2 बना देते हैं। FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से, पानी से दोबारा HCl बना देते हैं। तो HCl बार बार नहीं डालना पड़ता हमें, स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। थोड़ी सी HCl डाली और रिएक्शन को शुरू कर दो, बस बात खत्म। मैं दोबारा बता दूं, आज मैं जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को पर्सपेक्टिव रखकर पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान से जो चीज पढ़ाई जाए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। दूसरी और किस चीज का रिडक्शन कर सकते हैं? नाइट्राइल्स का। नाइट्राइल्स किसे कहते हैं? CN को। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में CN। RCN में हम लोगों को यहां पर भी रिडक्शन करना पड़ेगा। यहां पर मैं कैसे रिडक्शन कर सकता हूं? यहां मैं रिडक्शन करता हूं सिंपल हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम डालकर बात बन सकती है। दो हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2। इसका मतलब डबल बॉन्ड 2, तीन बॉन्ड है, R C और N के बीच में तीन बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड रहेगा, तो दो इस कार्बन की वैलेंसी खाली, दो इसकी वैलेंसी खाली, दो हाइड्रोजन इसके पास आएंगे, दो हाइड्रोजन इसके पास आएंगे, अमाइन बन जाए। इसलिए ध्यान से देख लीजिए। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, और एक और तरीका क्या है? अगर मैं इसमें डाल दूं Na और C2H5OH, इन दोनों को डाल दूं तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएजेंट का स्पेशल नाम है मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन। तो अगर पेपर में एक नंबर में पूछा जाए मेंडियस रिडक्शन क्या है, यही सेम रिडक्शन होती है। अगर मैं Na मतलब सोडियम और इथेनॉल डाल दूं तो उस रिडक्शन को मेंडियस रिडक्शन कहा जाता है। ये तो दो कंपाउंड्स हुए जिनके रिडक्शन से हम अमाइन बना सकते हैं। तीसरा सी होता है अमाइड्स का रिडक्शन। एमाइड्स मतलब होते हैं RCONH2। यहां पर भी एमाइड्स मतलब C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर भी O जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है और ऑक्सीजन की जगह दो हाइड्रोजन आ जाते हैं। थोड़ा सा याद करिए, बैकअप में चलते हैं, पीछे चलते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। NaBH4 किस किस को रिड्यूस करता है? कोई मुझे बताना चाहेगा किस किस को रिड्यूस करता है? NaBH4 किस किस को रिड्यूस करता है? यस, एल्डिहाइड को और कीटोन को। यस, वेरी गुड। और अगर मैं LiAlH4 की बात करूं तो LiAlH4 रिड्यूस करता है एल्डिहाइड प्लस कीटोन प्लस सी एसिड फैमिली। यस यस, वेरी गुड, सी एसिड फैमिली, वेरी गुड। अच्छा, सी एसिड फैमिली में कौन कौन आते हैं? एक आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड,
एक आते हैं RCNH2, एक आते हैं RCOOR डैश एस्टर, एक आते हैं RCOCl एसिड क्लोराइड। ये चारों को रिड्यूस करता है, ये चारों को रिड्यूस करता है। बेटा ये भव्य वर्मा के नाम से कौन ज्वाइन किया है अभी अभी? भव्य वर्मा के नाम से कौन ज्वाइन कर रहा है? ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं सर ये तो अमाइड है, ये देखिए अमाइड है, यही अमाइड के रिडक्शन की बात हो रही है, तो ये अमाइड का रिडक्शन कौन करेगा? LiLH4। तो कोई नया टॉपिक नहीं आ रहा बच्चों। LiLH4 को कई बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LaH भी लिख देते हैं। और याद करना जब भी LiLH4 डालो तो हमेशा हमेशा हाइड्रोलिसिस H2O डालना ही पड़ता है बाद में, ये लिख लीजिएगा। तो इससे क्या बनता है? RCH2NH2, प्योर रिडक्शन। ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो हमने एक और कॉन्सेप्ट भी कर लिया इसमें ऐड ऑन, रिडक्शन वाला भी कर लिया इसमें, ये भी पढ़ लिया। तो तीन ऐसे चीजें हैं, तीन ऐसे चीजें हैं। पहला नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, फिर नाइट्राइल कंपाउंड का रिडक्शन, फिर अमाइड कंपाउंड का रिडक्शन। तीनों के रिडक्शन से हमें मिलता है अमाइड। ठीक है बेटा वंदना यादव के नाम से कौन ज्वाइन कर रहा है बेबी? दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिडक्शन के बाद। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम आज करेंगे वो है फ्रॉम एमोनोलाइसिस। एमोनोलाइसिस का मतलब क्या है? वंदना यादव के नाम से भी कोई ज्वाइन किया है किसी ने? अच्छा, एमोनोलाइसिस, एमोनोलाइसिस का मतलब होता है, जैसे बेटा हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H2O की प्रेजेंस में तोड़ना, एमोनोलाइसिस का मतलब अमोनिया की प्रेजेंस में तोड़ना। तो अमोनिया की प्रेजेंस में किसको तोड़ा जाता है? दो चीजों को। पहले हम लेते हैं अल्कोहल्स को। आइए देखते हैं कैसे अल्कोहल टूटता है। ROH होता है और इसमें HNH2। आप देख सकते हैं अमोनिया को मैंने, अमोनिया जो NH3 होता है उसको हमने HNH2 ऐसे लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि आप आराम से समझ पाए कि ये OH और ये H आपस में H2O बना दे और ये बन जाएगा RNH2। ठीक है, इसका एक डिसएडवांटेज है बेटा, इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें कभी भी रिएक्शन एक जगह रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती? क्यों नहीं रुकती? क्योंकि अगर मैं इसमें दोबारा, अगर टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल दोबारा पड़ा होगा तो आप समझिए मेरी बात को, दोबारा से एक हाइड्रोजन एक OH के साथ चला जाएगा, H2O बना देगा, -H2O, पहले में भी -H2O हुआ है, और बचेगा RNH और एक R और लग जाएगा। ऐसे है ना ये रिएक्शन, RNH2 का मतलब ऐसे है। इसमें जब ROH एक और डाल दिया तो आप देख सकते हैं क्या हो गया, H2O निकल गया तो बना ये एक और R लग गया तो R2NH हो गया। अब समझिए मेरी बात, इसमें एक और अल्कोहल अगर डाल दे, अल्कोहल डाले नहीं, टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए अल्कोहल के बहुत मॉलिक्यूल्स, तो फिर क्या होगा? फिर ये H और OH H2O बन जाएगा, तो बन जाएगा R3N। इस तरह से रिएक्शन चले ही जा रही है, रुक ही नहीं रही। अब आप कहोगे अब रुक जाएगी, नहीं, एक्चुअली रिएक्शन इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि अभी भी प्लस R प्लस और OH माइनस में टूट सकती है, और R प्लस नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगी, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगी तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगी तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और OH के ऊपर आ जाएगा माइनस। तो ये बन गया 4 डिग्री सॉल्ट, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। इसका मतलब ये रिएक्शन एक स्टेप में रुक के दे ही नहीं रही, आगे बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। इसलिए इस रिएक्शन को हम अच्छी नहीं मानते, इस रिएक्शन को हम मानते हैं डिसएडवांटेज है, ये हमारे लिए एक तरह का डिसएडवांटेज है। तब भी प्राइमरी अमाइन ज्यादातर बनाया जा सकता है, अगर आप ध्यान से, अगर आप दिमाग लगाएं। आप कहेंगे सर एक काम किया जा सकता है, मैंने कहा क्या बेटा? आप कहेंगे सर अगर बार बार अल्कोहल जो हम यूज कर रहे हैं, अगर मैंने शुरू में ही अल्कोहल की मात्रा को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसका मतलब इफ वी restricts the amount of alcohol, और दूसरा तरीका क्या है? टेकिंग NH3 एक्सेस, NH3 को ज्यादा ले लो तो अल्कोहल अपने आप काम पड़ जाएगा, देन इट फॉर्म्स good amount
ऑफ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री ज्यादा बनेगा, फिर आगे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री रिएक्शन के लिए अवेलेबिलिटी कम होती रहेगी। इसी तरह से अगर मैं बी हेलो एल्केन की बात करता हूं बच्चों, हेलो एल्केन बात की जाती है। हेलो एल्केन क्या होता है, RX, और इसमें डाला जाता है वही अमोनिया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, अमोनोलिसिस। तो क्या होगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा? सेम वही चीज चलती रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे पहले पीछे हमने करा था वैसा ही क्या? यस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। RNH2 बन जाएगा। इसके बाद दोबारा से अगर हेलो एल्केन मौजूद रहेगा, दोबारा से एक HX माइनस हो जाएगा, R2NH बन जाएगा। इसके बाद दोबारा अगर HX RX रहेगा, दोबारा एक HX चला जाएगा, R3N रहेगा। उसके बाद अगर दोबारा RX रहेगा तो प्लस X माइनस अपना नाइट्रोजन लोन पेयर दे देगा, R4N प्लस बन जाएगा और X माइनस बन जाएगा। 4 डिग्री सॉल्ट, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री। इसमें भी हम लोग, अगर आपको क्वेश्चन आए, इसको मैक्सिमाइज करना है। कैसे करोगे आप? अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा लोगे, इसको लोगे लेस, और इसको लोगे एक्सेस, तो 1 डिग्री बनेगा आपका मेजर उस केस में, क्योंकि आगे हेलो एल्केन कम रहेगा रिएक्शन करने के लिए। तो ये रही भैया, हमने तरीके पढ़ लिए दो। पहले पढ़ा रिडक्शन, 3 फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाया, फिर हमने दूसरा पढ़ा अमोनोलिसिस, 2 फंक्शनल ग्रुप का अमोनोलिसिस करवाया। अब चलते हैं तीसरे तरीके और चौथे तरीके पर, जो 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से अगला करते हैं हम गैब्रियल सेलीमाइड सिंथेसिस, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन बनता है यहां से। तीसरा रिएक्शन है गैब्रियल फेलिमाइड। गैब्रियल फेलिमाइड, नाम से ही पता लग रहा है, गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है। फेलिमाइड वो चीज है जिससे रिएक्शन शुरू होती है। इसको थैलीमाइड भी कहते हैं या फेलिमाइड भी कहते हैं, आपकी मर्जी है। थैलीमाइड बोल दो, पी साइलेंट कर दो। तो अगर मैं थैलीमाइड की बात करता हूं, तो थैलीमाइड क्या कंपाउंड होता है, ध्यान से, COO और NH, इसका नाम है थैलीमाइड। ये है थैलीमाइड तुम्हारा, ठीक है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, इसमें डाला जाता है अल्कोहलिक KOH। इसमें सबसे पहले अल्कोहलिक KOH, इथेनॉलिक भी कह दो, एक ही बात है, इथेनॉलिक KOH या अल्कोहलिक KOH। और आप जानते हैं ये क्या करेगा, एलिमिनेशन। चैप्टर 1 में भी पढ़ रखा है, अल्कोहलिक KOH हमेशा एलिमिनेशन प्रेफर करता है। तो ये H2O निकल जाएगा और पहला स्टेप हुआ खत्म। ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप में NK बन गया, K प्लस होता है तो N माइनस होता है। ये पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप डन। सर दूसरा स्टेप बताइए। दूसरे स्टेप के लिए इसमें दोबारा से RX डाल दीजिए। RX मतलब हेलो एल्केन। अगर हम हेलो एल्केन को देखते हैं तो हेलो एल्केन भी R प्लस और X माइनस में होता है, बिल्कुल। तो हेलो एल्केन के लिए अगर देखा जाए, तो हेलो एल्केन के लिए ये किस तरह की रिएक्शन हुई, हेलो एल्केन में RX, यहाँ पे X चला गया, X एक नेगेटिव था, चला गया, और उसकी जगह ये पूरा नेगेटिव आ गया वापस। ये पूरा नेगेटिव उसकी जगह कहां पे लग गया, उसकी जगह लग गया। इसका मतलब सर, हेलो एल्केन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हेलो एल्केन के, दोबारा बता दूं, हेलो एल्केन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हेलो एल्केन का X माइनस जा चुका है और उसकी जगह आ गया है ये पूरा बेंजीन वाली आइटम, ये पूरी बेंजीन वाली आइटम आ चुकी है। तो हेलो एल्केन के पास, ध्यान से देखिए, ये पूरा है नेगेटिव और इसके ऊपर था पॉजिटिव। इसका मतलब हेलो एल्केन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन एक SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें X माइनस को सब्स्टिट्यूट किया ये बड़े माइनस। तो यहीं पर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे कोई पूछा जाए इस रिएक्शन में क्या हम इस हेलो एल्केन की जगह हेलो एरीन ले सकते थे, इसका मतलब बेंजीन वाली आइटम ले सकते थे, ये ले सकते थे, तो नहीं ले सकते, इसको हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हेलो एरीन? क्योंकि आप लोगों को पता है हेलो एरीन बोले तो
ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता। बिल्कुल सही। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते? 3 कारण की वजह से नहीं दिखाते। पहला कारण ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। इधर पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड मजबूत है। दूसरा, अगर मान लो ये टूट गया तो यहाँ पर बन जाएगा फिनाइल कार्बोकैटायन, जो याद करिए मौत का सामान है, बहुत ही अनस्टेबल है। और तीसरा, लेस पोलर बॉन्ड। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में से 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो बोलेगा गैब्रियल थैलीमाइड बना के दिखाओ। गैब्रियल थैलीमाइड पे शॉर्ट नोट लिखो। केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट का मतलब होता है रिएक्शन लिखना, तो आप पूरी रिएक्शन लिख दोगे। दूसरा है, इससे बेंजीन वाले मतलब एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि एरोमेटिक अमाइन के लिए इस स्टेप में जहां पर मैंने हेलो एल्केन लिया है, उस स्टेप में मुझे हेलो एरीन लेना होता, और हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते। अब चलते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप फाइनल स्टेप है, जिसमें हम इसमें NaOH NaOH करके डालते हैं, 2 NaOH करके डालते हैं। और आप ध्यान से देखें तो ये चीज बन जाती है R और 2 H, R और नाइट्रोजन के 2 वैलेंसी पे 2 हाइड्रोजन आ गए ये। और उधर क्या बच गया? उधर बच गया CO ONA उसके पास आ गया, ONA इसके पास आ गया। इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। ये आपका बन गया है 1 डिग्री अमाइन। तो भैया इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 तरह के। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैब्रियल थैलीमाइड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। शॉर्ट नोट मतलब आप तीनों स्टेप लिख देंगे, पूरी रिएक्शन एज इट इज चिपका देंगे। दूसरा स्टेप क्या आएगा भैया? दूसरा स्टेप आएगा, पूछा जाएगा कि इससे क्यों नहीं बनता। तो क्वेश्चंस क्या बनते हैं? शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन, इससे हेलो एरोमेटिक अमाइन नहीं बनते, एरोमेटिक अमाइन नॉट प्रिपेयर्ड, इससे नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? उसका रीजन है, उसके लिए हेलो एरीन लेना पड़ेगा और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है उसमें कि ये प्रेफर्ड मेथड है, प्रेफर्ड मेथड फॉर 1 डिग्री अमाइन। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अमाइन के लिए अच्छा मेथड क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये सिर्फ 1 डिग्री बनाता है, इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनते। 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनते, इसलिए अच्छा मेथड बनाते हैं, अच्छा मेथड बताया जाता है। पीछे हमने रिएक्शंस देखी है जिनमें बहुत सारे 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोडक्ट बनते हैं, उनको सेपरेट करने का झमेला है, सेपरेशन का झमेला है, उससे रिएक्शन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं तो मेन प्रोडक्ट कम मिलता है। इधर सिर्फ मेन 1 डिग्री ही प्रोडक्ट मिलता है, ये अच्छा तरीका इसलिए माना जाता है। ये चौथा तरीका पढ़ते हैं। चौथा तरीका है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिसको शॉर्टकट में HBD भी कहा जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, नाम देखिएगा, हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है। ब्रोमाइड, ब्रोमीन और अमाइड का इस्तेमाल होता है। डिग्रेडेशन क्योंकि इसमें कार्बन कम होता है। कार्बन कम कैसे होता है? कार्बन कम कैसे होता है? एक अमाइड लिया जाता है, RCNH2 लिया गया है, RCONH2 लिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें Br2 लिया जाएगा और 4 NaOH लिया जाएगा। याद रखिए इस बात को, Na और K भाई भाई हैं, सोडियम और पोटेशियम भाई भाई हैं। मतलब 4 KOH भी ले सकता था, ये दोनों एक ही बात है, प्लीज इस बात को ध्यान कर लीजिए। 4 KOH भी लिए जा सकते थे। अब आप लोग इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। इसके 2 Na 2 Br के साथ पहले बना देंगे 2 NaBr, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, हो गए। 2 Na 2 Br के साथ 2 NaBr बन गए। अब बचे क्या? ध्यान से देखिए, 4 OH, OH 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 OH, इसमें से एक H2O निकल गया और इसमें से एक H2O निकल गया। इसका मतलब क्या निकल गया? 2 H2O निकल गए। तो बचा एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन अभी भी बचे हैं भाई, 2 ऑक्सीजन अभी भी बचे हैं। तो क्या होगा? ध्यान से, और 4 सोडियम थे, याद करिए, 2 सोडियम ही मिले हैं। और ये दीवार बीच में से टूट जाती है, ये दीवार अगर बीच में से टूट जाती है तो क्या बनता है? RNH2, RNH2 जो मेन प्रोडक्ट है मुझे चाहिए था। और उसके अलावा जो बच गया, जो बच क्या गया? Na 2 बच गए, CO यहां से है, और ये 2 ऑक्सीजन, तो टोटल हो गए 3, तो Na2CO3 मिल गया। ये मिला है 1 डिग्री अमाइन। इस बात में बहुत अच्छी बात गौर करने लायक ये है, वो ये कि इसमें जितने कार्बन थे उसमें एक कार्बन कम मिलता है। क्यों? क्योंकि जब CO ग्रुप उड़ता है
तो CO ग्रुप के साथ साथ भैया कार्बन भी तो जाता है ना, तो कार्बन कम हो गया तो इसका मतलब डिग्रेडेशन है। इसका मतलब इसमें हमेशा एक कार्बन लेस का ही अमाइड मिलता है, एक लेस कार्बन का अमाइड मिलता है। इस बात पे गौर करिए, ठीक है। इसका मतलब जैसे CH3CONH2 है, मैं अगर डायरेक्ट लिखता हूं, इसमें डाल देता हूं Br2 और 4 KOH या NaOH, तो आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कि सर CO ग्रुप उड़ जाएगा, ठीक है भैया, तो बन जाएगा CH3NH2। इसके साथ पूरा रिएक्शन लिखना कंपलसरी है, अगर शॉर्ट नोट पे आता है, नहीं तो नंबर कटे जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। पूरी रिएक्शन लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर 2 कार्बन का अमाइड था तो इसका नाम है इथेन अमाइड, और यहाँ पर 1 कार्बन का अमाइन है तो ये बन गया मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक कार्बन कम हो गया। एक और बात, इन दोनों की जगह मतलब KOH, सिर्फ KOH भी लिखा जा सकता है कई बार, इन दोनों की जगह कई बार एक H अगर एक Br के साथ चला गया तो इसकी कई बार KOBr भी यूज हो सकता है, और उसकी जगह NaOBr भी यूज हो सकता है, ये चीज भी इस्तेमाल हो सकती है। इनका नाम है, इनका नाम है हाइपोब्रोमाइट आयन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट MCQ का क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे यहाँ से, हाइपोब्रोमाइट आयन। हाइपोब्रोमाइट आयन मतलब NaO माइनस, ये चीज इस्तेमाल होती है। ये एक और जगह इस्तेमाल होती है, ये कहां पर इस्तेमाल होती है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में। ऑल्सो यूज्ड हाइपो आयोडाइट, वहां पर क्या यूज होता है, याद करो NaOH और I2, यहाँ पर जैसे NaOH और Br2 डाला है ना, वहां पर NaOH I2, तो उन दोनों से मिलता है NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइट, also used in आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में यूज होता है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए ये NaOX, मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, इसका नाम है सोडियम हाइपोहैलाइट। आज का पहला हॉट क्वेश्चन, ये 2 जगह यूज होता है, एक HBD में और एक आयोडो फॉर्म में, 2 जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज की सबसे अच्छी लर्निंग अगर मैं कहूंगा NaOX, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। NaOX, X का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +1 है, X का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +1 है, ठीक है। अब बताइए, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं, चलो। तो पहला क्या देखा, प्रिपरेशन का एक बार साइनॉप्सिस देखते हैं। पहला देखा रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में किसका रिडक्शन देखा, पहला RnO2 का रिडक्शन देखा, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन देखा। अच्छा जरा बता दीजिए फटाफट से एक बार, नाइट्रो के रिडक्शन में हम लोगों ने एमाइन बना, और नाइट्रो का रिडक्शन में फटाफट से क्या क्या डाला था हम लोगों ने, क्या क्या डाल सकते हैं, H2 डाल सकते हो PD की प्रेजेंस में, और एसिड डाल सकते हो HCl, और Fe डाल सकते हैं HCl, और इन सब में सबसे अच्छा कौन माना जाता है, FeHCl। क्यों FeHCl को अच्छा मान सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि FeCl2 बनाता है जिसके हाइड्रोलिसिस से HCl अपने आप बनता रहता है, तो थोड़ा सा HCl चालू चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। बी, दूसरा क्या हमने पढ़ा, RCN नाइट्राइल, इनका हमने रिडक्शन कर दिया नाइट्राइल का, कैसे, H2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, H2 को निकल की प्रेजेंस में डाल दो, ठीक है। इसमें हमने एक और पढ़ा, और क्या कोई याद है, सोडियम प्लस C2H5OH, अरे यार रिडक्ट इसमें नाइट्राइल में यार तुम लोग तो अलग ही कहानी में डाल दो। हाँ, इसको हम लोग मेंडियस रिडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज सी, हमने देखा RCONH2, RCONH2 में हमने क्या डाला, पहले नंबर पर LiAlH4 और दूसरे नंबर पर डाला वाटर। और इससे याद रखना, जितने कार्बन का अमाइड होता है उतने ही कार्बन का अमाइन मिलता है, मतलब अमाइड से 2 तरीके हैं, ये जितने कार्बन का अमाइड है उतने ही कार्बन का अमाइन मिलेगा, ठीक है। पर HBD में जितने कार्बन का अमाइड होता है एक कार्बन कम हो जाता है, ये है नाइट्रो कंपाउंड,
ये है नाइट्राइल्स और ये है अमाइड। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा हमने पढ़ा आज क्या, एमोनोलाइसिस। एमोनोलाइसिस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, किसका एमोनोलाइसिस करवाया, अल्कोहल का। अल्कोहल का एमोनोलाइसिस हम लोगों ने करवाया। ठीक है, एमोनोलिसिस करने के लिए कुछ नहीं डालना पड़ता, NH3 डालना पड़ता है। अगर NH3 एक्सेस में ले लिया ना तो भैया अच्छा तरह का अमाइन बनेगा, ज्यादा बाय प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम होगा। बी, हेलो एल्केन में भी यही करा है तुम लोगों ने, सेम वही करना है, NH3 डालना है एक्सेस में, वही चीज होगी। ठीक है, एमोनोलिसिस हो गया। थर्ड हमने करा गेब्रियल फैलीमाइड। गेब्रियल फैलीमाइड में हमने तीन स्टेप करे। फैलीमाइड लिया हम लोगों ने, आप लोग बताएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मुझे आदत पड़ गई इसको फैलीमाइड बोलने की, आप थैलीमाइड ही बोलेंगे। थैलीमाइड में तीन चीजें डालेंगे, तीन स्टेप होंगे। मुझे आप बताएंगे सबसे पहले स्टेप में क्या डाला है, सबसे पहला स्टेप में क्या डाला था, यस, अल्कोहलिक KOH या इथेनॉलिक KOH। दूसरे स्टेप में क्या डाला था, RH। और तीसरे स्टेप में क्या डाला था जनाब, यस, NaOH। तो ये बन गया था। चौथा और आखिरी हम लोगों का आज का रहा HBD, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करने के लिए हमने क्या क्या डाला, जल्दी बता दीजिए एक बार। NaOH और Br2, इसकी जगह हमने NaOBr भी डाल सकते थे। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रेपरेशन का चार्ट, प्रेपरेशन का साइनॉप्सिस कंप्लीट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें कुछ नहीं पढ़ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितना याद रखना कि लोअर एलिफेटिक अमाइन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हमेशा लोअर वाले हमेशा सॉल्युबल होते हैं, चाहे वो लोअर अल्कोहल्स हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बनाता है, मैं यहाँ पे एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज आप लोगों को बताऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि H बॉन्डिंग कौन कौन करता है। H बॉन्डिंग करते हैं RCOOH, मतलब C एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद ROH करते हैं, अल्कोहल। और उसके बाद RNH2 करते हैं, अमाइंस। ठीक है, अमाइंस ये करते हैं। ये ऑर्डर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये ऑर्डर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही नहीं है बच्चों, ये ऑर्डर है उनके बॉइलिंग पॉइंट का भी, बॉइलिंग पॉइंट का भी। ठीक है, और दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, उनमें वीक वैंडरवाल फोर्स होता है। जो वीक वैंडरवाल फोर्स होता है वो ज्यादा कीटोन में माना जाता है, फिर एल्डिहाइड में माना जाता है। इस तरह से ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड करने वाले एसिड, अल्कोहल और अमाइन यही होते हैं। और इन तीनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बाकी सब फंक्शनल ग्रुप से, इन तीनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी बाकी सब फंक्शनल ग्रुप के मुकाबले ज्यादा होती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग करते हैं, इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग करते हैं। तो याद रखना, पहला पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं, पहला पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि जो लोअर एलिफेटिक अमाइन होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे जैसे तुम कार्बन की संख्या बढ़ाते रहोगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या क्या होती है, कार्बन की संख्या होती है वाटर फोबिक, हाइड्रोफोबिक, मतलब RnH2। तो R अगर छोटा होगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप is water soluble, but on increasing the size of alkyl group, water hydrophobic solubility decreases, solubility कम होती रहती है। ठीक है,
सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी। हाँ बेटा बताइए। वो सबसे आखिर में होते हैं। वैंडरवाल फोर्स बनाते हैं? नहीं, सिर्फ 3 में होती है। एथर्स इसके बाद होती है, इसके बाद होती है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब इन, आइन, ये सब एन, एल्केन, एल्कीन, आइन, ये सब हाइड्रोकार्बन में होते हैं, सबसे आखिर में होते हैं। इनमें वैंडरवाल फोर्स भी सबसे कमजोर होता है। और यही ऑर्डर होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी। अगर मैं सबको दे दूं जोड़कर तो यही ऑर्डर भी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे ज्यादा एसिड का, फिर अल्कोहल का, फिर एमाइन का, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर एथर का, फिर हाइड्रोकार्बन का। यही ऑर्डर होगा। अगर मैं अमाइन और अल्कोहल की बात करूं तो ऑब्वियसली अमाइन और अल्कोहल में कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है? अल्कोहल। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन है और अमाइन में नाइट्रोजन है। हम अच्छी तरह से जानते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? ऑब्वियसली अल्कोहल। तो अल्कोहल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है ना। अगली बात क्या लिखूंगा कि अल्कोहल possess greater boiling point than amines as oxygen is more electronegative than nitrogen। और ये भी कह सकता हूं अल्कोहल्स आर मोर पोलर, ज्यादा पोलर है, ज्यादा चार्ज है उनमें, ठीक है। ये एक बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं अमाइन अमाइन की बात करता हूं तो अमाइन में आप देख सकते हैं ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। अगर मैं अमाइन अमाइन को देखता हूं तो सबसे ज्यादा अगर मास सबका सेम है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर देखूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एच बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ एच बॉन्ड। सारी मैं स्लाइड्स भेज दूंगा ग्रुप पे बेटा। ऑर्डर ऑफ एच बॉन्डिंग है ये, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रख लेना, ऑर्डर ऑफ एच बॉन्डिंग ये बताई गई है, इसका मतलब यही ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी होगा अगर तीनों का आइसोमर से, आइसोमर मतलब, आइसोमर मतलब मास अगर सेम है, मास अगर सेम है तो भैया सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 डिग्री का। कारण क्या है? क्योंकि 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? 1 डिग्री भाई। एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा हर चीज में, रट लीजिए इस बात को, अगर बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट में आप लोगों को लिखना है, सिर्फ एच बॉन्डिंग लिख के आ जाते हैं नहीं बात बनेगी भैया, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग लिखना कंपलसरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, इंटरमोलिकुलर शब्द नहीं होगा तो प्लीज डू कंसिडर दिस थिंग। आप इंटरमोलिकुलर नहीं लिख रहे, सब कुछ बेकार हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ बताइए। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है RCONH2, इसमें आप Br2 डालेंगे और 4 NaOH डालेंगे। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में CO ग्रुप हट जाता है, तभी तो बनेगा क्या? हमारा मेन डिजायर्ड RNH2। CO ग्रुप हट जाता है, दीवार बीच की निकल जाती है, बॉम्ब से उड़ा दी तुमने। कैसे उड़ा दी? 2 Na 2 Br के साथ 2 NaBr बना देंगे, बचे कितने? 4 OH। 4 OH का मतलब है 2 H2O बन जाएंगे, तो 2 H2O निकल गए और सारी बची हुई चीज एक साथ लिख दो। क्या बचा है? Na 4 थे, 2 NaBr के साथ चले गए तो 2 Na बच गए, Na2, ये CO और ये यहाँ पर 2, तो Na2CO3। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि सर यहाँ पर CO ग्रुप बीच का उड़ जाता है, CO ग्रुप उड़ जाता है बीच का, तो सर ये बन जाता है RNH2, अमाइन बन जाता है 1 डिग्री। जैसे ही CO ग्रुप उड़ जाएगा ये बन जाएगा, और क्योंकि CO ग्रुप उड़ जाता है तो कार्बन भी चला गया, कार्बन चला गया, इसका मतलब जो अमाइन बन रहा है उसमें एक कार्बन कम होगा, ठीक है। हाँ जी। बेसिसिटी, बेसिसिटी में ध्यान रखिएगा, अमाइंस होते हैं बेसिक, अमाइंस आर बेसिक
ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर होता है इसलिए अमाइंस बेसिक होते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अमाइंस बेसिक होते हैं, बेसिक बोल दो या लिविस बेस बोल दो, एक ही बात है। लिविस बेस एक ही बात है। तो ये बेसिक होते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर दे सकते हैं। अब अगर मैं लोन पेयर देने की बात करता हूं तो आप ध्यान से देखिए, ये है 1 डिग्री अमाइन, ये है 2 डिग्री अमाइन, और ये है 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, जब मैं बेसिसिटी की बात करूं, प्लीज सब बच्चे डबल अलर्ट होकर सुनिएगा, आगे की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूं तो बेसिसिटी यहां पर जब कुछ ना बोलूं मीडियम, तो बाय डिफॉल्ट बेसिसिटी एक्वस मीडियम में होती है। एक्वस मीडियम मतलब बेसिसिटी, अगर मैं बोलता हूं बेसिसिटी का ऑर्डर में लगाओ तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट मैं कह रहा हूं एक्वस मीडियम है। एक्वस मीडियम मतलब पानी के अंदर। पानी के अंदर दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिसिटी के लिए। एक तो पानी के अंदर आप कितने स्टेबल हैं, पानी के अंदर कितने स्टेबल है, इसका मतलब पानी के अंदर कितनी एज बॉन्डिंग कर रहे हैं, कितना पानी के अंदर सॉल्वेट है, कितना पानी के अंदर हाइड्रेट है, पानी के साथ कितनी दोस्ती हो रही है। एक तो ये फैक्टर हो गया, पानी के अंदर कौन स्टेबल है। आप जानते हैं पानी के अंदर कौन स्टेबल है भैया, 3 डिग्री, सॉरी पानी के अंदर कौन स्टेबल है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है, 1 डिग्री अमाइन। पर दूसरा इफेक्ट कौन है, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है बात, दूसरा इफेक्ट है कौन लोन पेयर अच्छी तरह से देगा, किसके पास लोन पेयर की इफेक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं ये वाली बात कहता हूं कि किसके पास लोन पेयर की इफेक्टिविटी ज्यादा है, तो ध्यान करिएगा एक बात की, जो आर ग्रुप है ना, आर, ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, प्लस आई करने वाला। तो यहां पर एक जना दे रहा है, यहां पर 2 जने दे रहे हैं, यहां पर 3 जने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहां पे एक जगह से आ रहा है, यहां पर 2 जगह से आ रहा है, यहां पर 3 जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस किसके केस में है, 3 डिग्री के केस में। इसका मतलब जो दूसरा फैक्टर है वो है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और इसका ऑर्डर अगर आप जानना चाहते हैं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जी हाँ, ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो फाइनल ऑर्डर क्या होता है, फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर क्या होता है, फाइनल ऑर्डर में हम लोग देखते हैं एक में 1 डिग्री ज्यादा है, एक में 1 डिग्री कम है। तो हम लोग दोनों को मिक्स करके जब बोला जाता है तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा 2 डिग्री है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा, अगर मैं मिथाइल ग्रुप के लिए बोलता हूं, मिथाइल ग्रुप मतलब एक कार्बन लगा होता है, तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री होता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाला 1 डिग्री, और आखिर में 3 डिग्री। 3 डिग्री इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होता है पानी के अंदर। पर अगर मैं मोर इथाइल ग्रुप की बात करता हूं, इसका मतलब मैंने कार्बन की संख्या बढ़ा दी। इसका मतलब 2 डिग्री वाला तो यही रहेगा, कार्बन की संख्या बढ़ाने से बच्चों क्या ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा। तो 3 डिग्री वाला ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद 3 डिग्री वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये है आप लोगों का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको कि मिथाइल ग्रुप एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए 213 नंबर है, और इथाइल ग्रुप के लिए 231 नंबर है। बड़ा नंबर कौन है, 231, वो इथाइल के लिए, छोटा नंबर मिथाइल के लिए 213। ठीक है, इसके बाद दूसरा बेसिसिटी क्या है, दूसरा बेसिसिटी है जब वो कह दे कि गैस फेज की बात हो रही है या वेपर फेज की बात हो रही है। वेपर फेज, वेपर फेज मतलब पानी की कोई जरूरत नहीं है भैया, पानी की अगर कोई जरूरत नहीं है तो यहां पर 2 फैक्टर्स नहीं होंगे। मैं इसको भी ग्रीन पेन से लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आई इफेक्ट, और इसका ऑर्डर है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये 2 इफेक्ट वहां पे काम कर रहे थे, यहां पर सिर्फ एक फैक्टर है, कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है, इसीलिए ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यही फाइनल ऑर्डर है। तो इसका मतलब भैया सारी कहानी जो बोर्ड पे लिखी हुई है वो ये है कि पहली बात अमाइंस बेसिक है क्योंकि उनके पास लोन पेयर है। दूसरी बात,
अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं और ऑर्डर की बात करूं और मैंने मीडियम को नहीं बताया तो वो बाय डिफॉल्ट एक्वस मीडियम होगा, पानी के अंदर की मीडियम की बात होगी। और पानी के अंदर अगर बेसिसिटी की बात आती है तो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेशन इफेक्ट या फिर हाइड्रेशन इफेक्ट। तीनों का बात का मतलब एक ही है कि वो पानी के अंदर कितना स्टेबल हो रहा है। और दूसरा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है तो वो प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब प्लस इंडक्टिव, कितना इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, कितना लोन पेयर को सशक्त, कितना लोन पेयर को बलवान बनाया जा रहा है। अगर मैं इन दोनों बातों को जोड़ दूं तो पता लगता है 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। तो इन दोनों बातों को जोड़कर ऑर्डर बनता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर आखिर में 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री वाला पानी के अंदर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, इसलिए 3 डिग्री को मैंने सबसे लास्ट में लिखा है। परंतु अगर मैं कार्बन की संख्या बढ़ा दूं, कार्बन की संख्या बढ़ा दूं, उसका मतलब मिथाइल की जगह इथाइल कर दूं, प्रोपाइल कर दूं, तो कार्बन की संख्या बढ़ती है तो प्लस आई इफेक्ट का इंपैक्टनेस बढ़ता है। तो 2 डिग्री के बाद जो जीतता है वो 3 डिग्री फिर 1 डिग्री होता है। अगर मैं गैस फेज की बात करूं, वेपर फेज की बात करूं, तो वेपर फेज या गैस फेज में एक ही फैक्टर का बोलबाला है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता। सो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी विल बी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जो प्लस आई इफेक्ट का होता है। यहाँ पर दो तीन बातें और जाननी है आप लोगों को बेसिसिटी के लिए, क्या कि केबी होता है बेसिसिटी को नापता है। केबी मेजर्स बेसिसिटी। तो इसका मतलब बेसिसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केबी के। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया किसका केबी ज्यादा है, इसका मतलब किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, वो ये पूछ रहा है। और यहाँ पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी केबी के। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है माय डियर, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। पी केबी मतलब बेटा पावर ऑफ केबी माइनस लॉग केबी, ठीक है, ये होता है। इस पर इतने उस पर टेक्निकल टर्म्स में मत जाने की जरूरत है, बस इतना याद रखें पी आ जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पी के बी का मतलब होता है के ए, एसिडिटी, बेसिसिटी का उल्टा, पी लगने से ही उल्टा हो जाता है, बस इतना याद रखना। तो अगर पूछा जा रहा है केबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इतना बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर मैं एरोमेटिक अमाइन की बेसिसिटी की बात कर रहा हूं, एरोमेटिक अमाइन की बेसिसिटी बड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर चला जाता है बेंजीन के पास प्लस आर इफेक्ट करने के लिए। प्लस आर इफेक्ट से बेंजीन के पास लोन पेयर रहता, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता ही नहीं, वो लोन पेयर नाइट्रोजन से चला जाता है बेंजीन के पास, जिसकी वजह से उसका इफेक्टिविटी कम हो जाता है और उसके देने की टेंडेंसी कम हो जाती है, बेसिसिटी डिक्रीज कर जाती है, बेसिसिटी डिक्रीज करती है। तो इससे ज्यादा बेसिक कौन होता है? अमोनिया, अमोनिया इससे ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक। सो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं सारे के सारे एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक मतलब वही जो हमने अभी भी पढ़े हैं, वो एलिफेटिक अमाइंस, ये वाले जिनके ऑर्डर अभी बताए, ये एलिफेटिक अमाइंस। तो भैया ये रहा बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। इसमें एक और बात समझनी है आप लोगों को, जरूरी है ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आई इफेक्ट कंडक्टिंग ग्रुप्स, प्लस आई करने वाले जैसे CH3 या OCH3 इंक्रीज करते हैं बेसिक कंडक्ट, क्या कंडक्ट करते हैं? प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस बेसिसिटी, बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, और डिक्रीजेस एसिडिटी। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी तरह से माइनस आई इफेक्ट करने वाले जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं एसिडिटी को बढ़ाते हैं, बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग इफेक्ट लाइक कौन कौन से? जैसे NO2 ग्रुप, जैसे X हेलोजन ग्रुप, जैसे SO3 ग्रुप, जैसे COOH ग्रुप, ये सब करते हैं, डिक्रीजिंग करते हैं बेसिसिटी को और इंक्रीज करते हैं एसिडिटी को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे CH3 CH CH3 NH2 CH3 CH Cl NH2,
इसमें ये ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर Cl लगा हुआ है, प्लस आई करेगा, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, माइनस आई करेगा। तो माइनस आई वाले बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह से प्लस आई इफेक्ट वाले, लर्न कर लीजिए, लर्न इंक्रीज करते हैं बेसिसिटी को और डिक्रीज करते हैं एसिडिटी को। लर्न कर लीजिए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिसिटी थी, जो बहुत ही ज्यादा अहम था। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें से डिस्कस करने लायक। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी है एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन, तीनों। तो सेकंड का ए है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन एल्काइलेशन अभी अभी हमने पीछे बताई है, एकदम वैसा ही है। कैसे? RNH2 है, RNH2 होता है, RNH2 में एक हेलो एल्केन डाला जाता है, RX डाला जाता है, जैसे एमोनोलिसिस में करवाया था बेटा अभी अभी। तो क्या होता है, HX के साथ चला जाता है। ये रिएक्शन एक बेस की प्रेजेंस में होता है, तो बन जाता है RNHR लग जाता है। इस तरह से एक और बार होता है तो एक और बार चलता है। इसी तरह से दूसरा है एसिटाइलेशन। ध्यान से सुन लीजिए, एसाइलेशन एसिटाइलेशन एक ही बात होती है। एसाइलेशन का मतलब होता है RCO ग्रुप का जोड़ना। एसिटाइलेशन का मतलब CH3CO ग्रुप का जोड़ना। इसका मतलब जब मैं RCO ग्रुप बोलता हूं तो ये एसाइल ग्रुप होता है, बट अगर मैं R की जगह स्पेसिफिकली CH3 लगा दूं तो ये एसिटाइल ग्रुप बन जाता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात पर बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसी तरह से अगर मैं RNH2 ले लूं और इसमें एक CH3COCl डाल दूं तो ये CHHCl निकल जाएगा। ये रिएक्शन एक बेस की प्रेजेंस में होती है, जैसे कि पिरिडीन। पिरिडीन एक बेस होता है, याद रखना, उसकी प्रेजेंस में होती है ये। ठीक है, क्यों पिरिडीन में क्यों होती है मैं बताता हूं। जैसे RNH बन गया और इसकी जगह ये COCH3 ग्रुप लग जाएगा, COCH3 ग्रुप लग जाएगा और निकलेगा HCl। तो पिरिडीन का काम होता है इस HCl को न्यूट्रलाइज करके इस रिएक्शन से निकाल दे। इस रिएक्शन से निकाल देगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये अलग से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर कि ऐसा पिरिडीन क्यों डाला जाता है। ठीक है, याद रखना ये वाली चीज। और इसके बाद अगर सी पार्ट अगर मैं ध्यान से देखता हूं यहाँ पर इसी तरह से एक और बेंजोइलेशन, मतलब अगर एल्काइल ग्रुप आता है तो एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप आता है तो एसिटाइलेशन। और अगर कहीं पर आपको इसमें मैं C6H5COCl डाल दूं, बेंजोइल ग्रुप डाल दूं, सेम रिएक्शन सेम सब कुछ, बस उस रिएक्शन का नाम बेंजोइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, RNH और उसके पास CO C6H5, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे N से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, N से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, और बाकी चीज देख सकते हैं बेंजीन अमाइड है, बेंजामाइड। तो N से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और बाकी चीज बेंजामाइड है। ठीक है, इसका नाम है। इसके बाद अगला, हाँ जी बेटा बताइए। बिल्कुल, अगर मैं इसमें पिरिडीन डाला जाता है, पिरिडीन क्यों डाला जाता है बेटा, इसमें पिरिडीन क्यों डाला जाता है, पिरिडीन एक बेस होता है। उसका कारण यह है कि पिरिडीन HCl को न्यूट्रलाइज, पिरिडीन बेस होता है, HCl एसिड होता है। तो पिरिडीन क्या करता है, पिरिडीन क्या करता है, पिरिडीन न्यूट्रलाइजेस द एसिड, न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड हेंस अगर न्यूट्रलाइज कर देगा तो रिएक्शन में से HCl निकल जाएगा। अगर HCl निकल जाएगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, HCl नहीं है। अब जब HCl नहीं है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट कम है तो रिएक्शन आगे जाएगा, एंड हेंस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। इसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल, 11th क्लास में पढ़ा था ना, बस इतना लिख दो कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है,
तो ये रहा दूसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है पहला रिएक्शन है बेसिसिटी, दूसरा एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन। तीसरा पांचवा, तीन बैक टू बैक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तीसरी कौन सी है? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या कहता है बच्चों? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहता है सर, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड ग्रुप को कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं। तो कहता है सर आप ले लो RnH2, सिर्फ 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री ही अमाइन, 1 डिग्री अमाइन ले लो, और इसमें आप ले लो CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, और 3 KOH डाल दो आप, ठीक है, और थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। तो क्या होगा रिएक्शन? ध्यान से समझिएगा। 3K 3Cl के साथ बना देंगे 3KCl, बचे 3OH। अब ये OH अगर इवन नंबर में बचते ना, इवन मतलब 2 है तो H2 निकल जाएगा, 4 होते हैं तो इनमें से एक निकल जाएगा, इनमें से एक निकल जाएगा। बड़ा 3 है तो समस्या बढ़ गई। समस्या क्या बढ़ गई? इनमें से तो H2 निकल जाएगा, ये बैठा रहेगा। ऐसा नहीं होगा। तो ये समस्या को हल करने के लिए कहेंगे हमें 3 हाइड्रोजन लाके दो कहीं ना कहीं से। 3 OH को 3 हाइड्रोजन की डिमांड है, तो 1 हाइड्रोजन ये रहा और 2 हाइड्रोजन ये रहा। 3 हाइड्रोजन मिल जाते हैं, 3 H2O बन जाते हैं, तो बच्चों बनता है Rn, और यहां रह जाता है C, तो बच जाता है RnC। इसकी रॉटन फिश स्मेल है, रॉटन फिश स्मेल। इसे आइसोसाइनाइड बोला जाता है। आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम कार्बाइल अमाइन है, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देता है, 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन नहीं देता। गिवन बाय ओनली, क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 डिग्री अमाइन लूं, R2NH लूं, तो हाइड्रोजन 3 मिल ही नहीं पाएंगे। कैसे मिल पाएंगे? एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, 3 हाइड्रोजन तो 3 H2 मिलेंगे नहीं, रिएक्शन होगी नहीं। इसका मतलब ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन। so distinguish, so helps in distinguishes 1 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री, या 1 डिग्री वर्सेस 3 डिग्री। ठीक है, याद रखना 1 डिग्री दोनों अमाइन देते हैं, एरोमेटिक भी देता है, एलिफेटिक भी देता है। 1 डिग्री बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक amines gives this reaction। ये रिएक्शन 1 डिग्री एलिफेटिक हो, 1 डिग्री एरोमेटिक हो, दोनों देते हैं। ये बात गौर करने वाली है। एक और गौर करने वाली बात है, कौन मुझे बताएगा ये कॉम्बिनेशन कहीं और देखा है क्या? ये कॉम्बिनेशन कहीं और देखा है? मतलब CHCl3 प्लस यस KOH या फिर NaOH, ये कॉम्बिनेशन 2 जगह यूज होता है, ठीक है ना। ये गिव्स क्या देता है? CCl2, इसे कहते हैं डाइकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ये इसके मैकेनिज्म में आता है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन राइमर टाइमन और कार्बाइल अमाइन में, दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए ये किस क्या प्रोड्यूस करती है, ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर डाइक्लोरोकार्बीन बनाती है। डाइक्लोरोकार्बीन का मतलब है CCl2, ये दोनों मिलकर CCl2 बनाती है, और उससे रिएक्शन आगे बढ़ती है, और ये 2 जगह इस्तेमाल आती है, राइमर टाइमन रिएक्शन में, और दूसरी जगह कहां? कार्बाइल अमाइन में। याद रखिएगा ये, ठीक है। इसके बाद चौथी रिएक्शन पे चलते हैं। चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। बच्चों नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड का छोटा भाई होता है, HNO2। यस, ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है at room temperature पे अनस्टेबल होता है। सो प्रिपेयर्ड इन C2, इन सिचुएशन बनाया जाता है किस किस से? NaNO2
और HCl, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट, इन दोनों को मिलाते हैं आइस कूल टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो आप लोग देख पाएंगे होता क्या है, ये HNO2 बनता है, HNO2 बनाया जाता है और NaCl निकाला जाता है। तो ये रिएक्शन है जिससे बनाया जा रहा है नाइट्रस एसिड, होनो, इसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन क्या है, हमें दो तरीके से करनी है, 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक में। 1 डिग्री एलिफेटिक में करेंगे और 1 डिग्री एरोमेटिक में करेंगे। 1 डिग्री एलिफेटिक में ध्यान से पढ़िएगा मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा। 1 डिग्री एलिफेटिक का मतलब है RnH2। अगर मैं इसमें डाल दूं HNO2 तो इससे बनता है, क्या बनता है, HNO2 कैसे बनता है याद रखिएगा, HNO2 बनता है NaNO2 और HCl, और 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो भैया इन दोनों से बनता है, हमेशा याद कर लो, डाइएजोनियम क्लोराइड, Rn2 प्लस Cl माइनस, ये बनता है। और इसी तरह से 1 डिग्री एरोमेटिक में भी सेम यही होता है, मतलब उसमें एरोमेटिक अमाइन लिया जाता है और वही HNO2 लिया जाता है, वही दोनों चीजें लिया जाता है और उसमें भी वही बनता है N2 प्लस Cl माइनस, ये बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड, ये क्या है, एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड। इतनी बात समझ लीजिए कि इन दोनों में बेंजीन वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बेंजीन वाले में रेजोनेंस है। यस, बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, अनस्टेबल एज नो रेजोनेंस, अनस्टेबल है, इसीलिए ये फर्दर रुकता नहीं है यहाँ पर, ये फर्दर वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाता है। कैसे? ये HCl बन जाता है, ये N2 गैस अलग चली जाती है और ये R और OH, ROH अल्कोहल मेन प्रोडक्ट देता है, मेन प्रोडक्ट, और N2 उड़ जाता है और HCl उड़ जाता है। ये N2 गैस ब्राउन गैस होती है, ब्राउन गैस, जिससे मुझे पता लग जाता है हाँ भाई यहाँ पर 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ब्राउन गैस दे रही है और 1 डिग्री एरोमेटिक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दे रही है। फर्दर एक और बात याद रखिए, अगर मैं इसमें डाल दूं फिनॉल तो एक ऑरेंज डाई मिल जाता है। इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, जो मैं आगे भी बताऊंगा अगले पेज पर। कैसे, ध्यान से देखिए, let me take another color pen, then I will use this pen finally. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ये ऐसे N2 प्लस Cl माइनस इस तरह से होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके साथ मैं डाल दूं फिनॉल, फिनॉल डाल देता हूं। याद रखिए यहाँ पर पीएच बेसिक होता है, बेसिक, बेसिक मीडियम में डाला जाता है, बेसिक मीडियम में डाला जाता है। ठीक है, तो ऑरेंज कलर का डाई बनता है, ऑरेंज कलर का डाई क्या बनता है, ऑरेंज कलर का डाई, ये रहा ऑरेंज कलर का डाई, हम बनाएंगे H और Cl निकल जाएगा और बन जाएगा ये आपका पहला वाला बेंजीन, ये दो नाइट्रोजन और फिर ये वाला नाइट्रोजन, इसने दोनों नाइट्रोजन ने इससे भी बॉन्ड बना लिया, तो इसका नाइट्रोजन एक ब्रिज की तरह है, यहाँ पर नाइट्रोजन एक ब्रिज की तरह बॉन्ड बना रहा है। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि पैरा पोजीशन पे इसके रिस्पेक्ट से ये पैरा पोजीशन है, तो इसका नाम हुआ पैरा हाइड्रोक्सी, इसे कहते हैं एजो, और फिर पूरे को डाई, और ये है ऑरेंज कलर का डाई, डाई मतलब जिसे कपड़े रंगते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और रिएक्शन है, अगर तुम इस N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस में डाल देते हो फिनॉल,
अगर तुम इसमें डाल देते हो एनिलीन एसिडिक मीडियम में, बच्चों जरा ध्यान से देखो क्या बनेगा, जरा ये HCl निकल जाएगा और सेम मतलब ये फिर N2 बीच में आ जाएगा, फिर दूसरा वाला बेंजीन रिंग आ जाएगा और इधर NH2 बन जाएगा। इसे कहेंगे पैरा अमीनो, क्योंकि पैरा इसके रिस्पेक्ट से यहाँ पैरा है और ये है पैरा अमीनो एजोडाई। ये ऑरेंज नहीं येलो रंग का होता है, येलो डाई होता है। इन दोनों रिएक्शनों को कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन बोली जाती है। तो इसका मतलब सर सारी बातों की एक बात, अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री एलिफेटिक है और एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री एरोमेटिक है, आप दोनों में HNO2 ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें निकल रहा है ब्राउन कलर का गैस, ब्राउन कलर नहीं है, इसमें निकल रहा है ब्राउन कलर की N2 गैस। और इसमें जब आप प्लस फिनॉल डाल देंगे तो आप देखेंगे येलो कलर की डाई। ये एक बड़ा अहम डिफरेंस हुआ, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। फोर्थ रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट किसके साथ किया जाता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट इसे कहा जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो बेंजीन को कई बार एराइल भी बोला जाता है, तो उसको एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये कैसे बनाया जाता है। बेंजीन बनाएंगे आप लोग, उसके बाद SO2 बनाएंगे, फिर Cl। तो बेंजीन ये रहा, सल्फोनाइल ये रहा, क्लोराइड ये रहा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आपका तैयार हो गया। इसको तीनों अलग अलग अमाइन के साथ रिएक्ट कराएंगे, 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ और 3 डिग्री के साथ। तीनों अमाइन के साथ अलग अलग रिएक्ट कराया जाता है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि तीनों अमाइन अलग अलग तरह की रिएक्शन करते हैं। ए 1 डिग्री अमाइन के साथ 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन क्या होते हैं, RNHH और इसके साथ C6H5, बेंजीन को मैंने ऐसे लिख दिया, और SO2Cl ऐसे लिख दिया, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, पहला ये हाइड्रोजन और ये Cl HCl बना देगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, C6H5 SO2, और SO2 से कौन जुड़ जाएगा, N। तो SO2 से जुड़ गया N और इसके पास एक H और एक R। ये देखो ध्यान से देखो, ये N जुड़ गया SO2 से, तो ऐसे बन गया ये कंपाउंड, ठीक है। पहले इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, अब इसके पास एक हाइड्रोजन रह गया रिप्लेस होने के लिए। अगर इसमें हम दोबारा NaOH डालते हैं, NaOH डाला जाता है इसके अंदर, तो ये हाइड्रोजन स्ट्रांगली एसिडिक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये अभी बहुत एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर एसिडिक हाइड्रोजन। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था जेई में ही पिछले साल 2023 में, जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, असर्शन रीजन, तो वो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, N से अल्काइल, N से अल्काइल जुड़ा, और ये पूरा का पूरा ग्रुप, इस ग्रुप को बेंजीन सल्फोनाइड बोला जाता है। इस कंपाउंड का नाम है एन एल्काइल, एन से अल्काइल जुड़ा है, और बेंजीन
सल्फोनामाइड, ये कंपाउंड का नाम, और इसका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि एन अल्काइल सल्फोनामाइड स्ट्रॉन्गली एसिडिक करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से रहे। सल्फोनामाइड is strong withdrawing electron withdrawing group. So this hydrogen is strongly acidic. ये हाइड्रोजन बहुत जल्दी निकलना चाहता है, इसीलिए जब मैं इसमें NaOH डालता हूं, NaOH, तो ये HOH के साथ H2O बना देता है और सॉल्ट बना देता है, सॉल्यूबल हो जाता है, सॉल्यूबल। ठीक है, इसी तरह से जब मैं 2 डिग्री अमाइन की बात करता हूं, अगर 2 डिग्री अमाइन की बात करता हूं मैं अगर, तो 2 डिग्री अमाइन क्या होते हैं, R N H और H, दो नहीं होते, सॉरी, उसमें एक होता है। तो जैसे ही पहली रिएक्शन होती है SO2Cl, पहली रिएक्शन होती है, इसका मतलब ये H इस Cl के साथ जाता है, तो बचता है C6H5 SO2, इधर N, इधर भी R, इधर भी R, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब जब मैं दोबारा इसमें NaOH डालता हूं तो ये इनसॉल्यूबल होता है, as it lacks एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास और हाइड्रोजन नहीं है जो एसिडिक है। और इसी की तरह अगर मैं 3 डिग्री अमाइन ले लेता हूं, एक 3 डिग्री अमाइन ले लेता हूं, तो वो होता है RnRR, और इसके साथ C6H52SO2Cl, तो नो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। तो सारी बातों की एक बात, अगर मैं यहां बनाता हूं 1 डिग्री, अगर मैं बनाता हूं 2 डिग्री, और अगर मैं बनाता हूं 3 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। आप 1 डिग्री की बात करता हूं तो 1 डिग्री के पास दो हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल, इसके पास एक है, इसके पास एक भी नहीं है। तो अगर मैं तीनों में एक कॉमन चीज डाल दूं, ठीक है, तीनों में इसमें डाल देता, सॉरी, तीनों में डाल देता हूं हमारा क्या कहते हैं C6H5SO2Cl, ये डाल देता हूं तीनों में, तो पहला वाला जो कंपाउंड है 1 डिग्री अमाइन, वो इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्यूबल होगा NaOH में, एल्कली में, क्योंकि उसके बाद दो हाइड्रोजन है। अगर मैं दूसरे वाले कंपाउंड की बात करता हूं तो दूसरा वाला कंपाउंड इनसॉल्यूबल होता है एल्कली के अंदर, इनसॉल्यूबल इन एल्कली, NaOH को एल्कली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन होता है, एक ही हाइड्रोजन होता है एल्कली। ठीक है, रिएक्शन करने के लिए। जब मैं तीसरे के पास जाता हूं उसके बाद तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होता यार, एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं करवाता, ये रिएक्शन ही नहीं करवाता, वहीं पे फुस हो जाता है इसमें। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं आगे इलेक्ट्रोफिलिक अमाइन में आगे। हाँ जी बेटा बताइए क्या पूछ रहे हैं। हम्म, हाँ 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 हाँ, ये कह रहे हैं ना इन दोनों में है ना। हाँ, एक ही बात है, ये आया कहाँ से, इन दोनों से आया, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आया, इन दोनों से आया। ठीक है, दो बार नहीं गिना जाएगा, उसी में से आया। ठीक है, ये पांचवी रिएक्शन के बाद अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब एरोमेटिक के कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करते हैं, एरोमेटिक अमाइंस के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक अमाइन की पहले पहले सबसे पहला आता है हेलो, सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है NH2 ये है, और इसके पास एक लोन पेयर है। तो हम जानते हैं ये लोन पेयर ये बेंजीन को दे देगा, प्लस आर करता है, प्लस आर करने की वजह से ये जल्दी से बेंजीन को दे देता है। तो बेंजीन की ये पोजीशन
ये पोजीशन और ये पोजीशन स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, NH2 कंडक्ट्स स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा प्लस आर इफेक्ट करता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक्टिवेशन at O/P position increases highly, इन पोजीशन पर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर मैं पहला रिएक्शन ब्रोमीनेशन करता हूं, मतलब हेलोजन डालता हूं, तो अगर मैं इसमें हेलोजन डाल दूं बच्चों, अगर मैं इसमें ब्रोमीन डाल दूं एक अच्छे सॉल्वेंट में, प्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, ब्रोमीन वाटर इन दोनों को माना जाता है, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर भी बोल सकता हूं, ब्रोमीन वाटर। तो भैया हैरानी की बात ये होती है कि यहाँ पर तीनों जगहों पर ब्रोमीन लग जाता है, तीनों जगहों पर ब्रोमीन लग जाता है, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव, और ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इस बात को गौर करिएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिस्टिंग्विश के भी काम आता है कि भैया इसमें तीन अगर ब्रोमीन डाल दिए तो तीनों जगह पे, ब्रोमीन वाटर डाल दिया तो तीनों जगह पे लग जाएगा, तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनाता है। पर अगर तुम चाहते हो एक जगह लगे, फॉर मोनो सब्सटीट्यूशन मतलब अगर तुम चाहते हो एक जगह लगे, एक जगह ब्रोमीन लगे, तीनों जगह ना लगे, तो हम लोगों को इसके रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे? वी मस्ट कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप। कैसे? इसके पास एक ग्रुप लगाकर, एसिटाइल ग्रुप लगाकर, बाय एसिटाइलेशन। क्या होता है एसिटाइलेशन से, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये मेरा है एनिलीन और इसमें मैं एसिटाइलेशन करता हूं, इसको डालकर, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बोला जाता है इसे। आप NHCH3COCl भी डाल सकते थे, ये भी डाल सकते थे, एक ही बात है, ठीक है। और आप जानते हैं एसिटाइलेशन हमेशा क्या होता है, बेस के प्रेजेंस में करना होता है, जैसे कि पिरिडीन। तो NH2 है, NH और H दो है, तो एक ये निकल जाएगा और ये बना देगा एसिड, CH3COH माइनस हो जाएगा, और इस एसिड को पिरिडीन न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है। तो अब आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा ये आइटम NH और इधर लग जाएगा COCH3। इस कंपाउंड का नाम बच्चों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटोनालाइड इस कंपाउंड का नाम है। बच्चों इस एसिटोनालाइड कंपाउंड में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, एसिटोनालाइड कंपाउंड में क्या होता है, रेजोनेंस के चलते पहले क्या होता है, ध्यान से देखिए, मैं पीछे समझाता हूं, उसको बड़ा बड़ा बना, दोनों में अंतर समझाता हूं। ये है जब सिर्फ बेंजीन पर NH2 होता है और ये NH और COCH3 होता है, दोनों में अंतर देखिए क्या है, ये है एनिलीन, ये है एसिटानालाइट, दोनों में अंतर देखिए। इसमें लोन पेयर पूरी तरह से बेंजीन पे चला जाता है, पूरी तरह से बेंजीन पर आ जाता है, यहां पर नेगेटिव आ जाता है, यहां पर नेगेटिव आ जाता है, यहां पर नेगेटिव आ जाता है, यहां पर ये लोन पेयर बेंजीन पे भी आ सकता है, पर यहां पर भी आ जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब उसके पास जाने के दो तरीके हैं, इधर भी जा सकता है और बेंजीन पे भी आ सकता है, जिसकी वजह से बेंजीन पर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और जब हम इस एसिटाइलाइड में मतलब NHCOCH3 में ब्रोमीन डालते हैं या कोई भी हैलोजन डालते हैं, तो वो एक ही जगह पर लगता है, या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर लगता है। जैसे सपोज करो ये है NHCOCH3, सिर्फ ब्रोमीन एक ही जगह पे लगेगा,
और फिर इसके बाद अगर तुम इसमें H+ डाल दो या OH- डाल दो, वापस वही एनिलीन बन जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ब्रोमीन। इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये रहा हैलोजिनेशन। आपने देखा डायरेक्ट हैलोजिनेशन करता हूँ तीनों जगह पे लग जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। आपको तीनों जगह पे नहीं चाहिए, एक जगह पे चाहिए। इससे आप क्या करेंगे, पहले उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। एक्टिविटी कैसे कंट्रोल होगी, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड डालकर उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। एक्टिविटी कंट्रोल कर वो एसिटरनलाइड बनाएगा। एसिटरनलाइड बनाने के बाद हम लोगों ने उसमें Br2 डालेंगे तो वो एक ही जगह पर लगेगा, वो अब दो जगह पर नहीं लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एसिटलाइड बनाने से उसकी एक्टिविटी क्यों कंट्रोल हो गई, ये भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि अब वो रेजोनेंस दिखाता है उसके पास वाले कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, इसके वाले ग्रुप के साथ रेजोनेंस दिखाता है। रेजोनेंस, रेजोनेंस विद कार्बोनाइल ग्रुप, रेजोनेंस दिखाता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं नाइट्रेशन करता हूँ, बी नाइट्रेशन परफॉर्म करता हूँ, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप डाल करना, तो हम नाइट्रेशन जब इसका करते हैं, ये भी बड़ी अभूतपूर्व रिएक्शन है कि इसमें जब HNO3 डाला जाता है H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ध्यान रखना ये NH2 ऑर्थो पे बनता है, बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, पैरा पर भी बनता है, बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ पर मेटा पर भी बन जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अब तक हमने ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देखी जिसमें ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनती है। ये वन इन ऑल रिएक्शन है जिसमें ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनते हैं। तो पेपर में पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है। तो ये मेटा रिएक्शन बहुत बनता है, मेटा प्रोडक्ट बहुत बनता है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में होती है। As this nitration helps in highly acidic medium, so some aniline gets converted to anilinium ion. Anilinium ion में convert होता है, which is a meta directive group, जो अपने आप में एक मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, उसका मतलब NH2 मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होगा। कैसे? ये H+ में रिएक्ट करेगा, H+ इसमें जाएगा, it will form what? It will form NH3+. So this is aniline and this is anilinium ion. ठीक है, तो this is ortho para directive group, this is meta directive group. ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है और वो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, ये ध्यान रखना। तो बहुत बड़ी बात दोबारा बता रहा हूं भाई साहब, ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, पैरा प्रोडक्ट मिलता है। ऑर्थो प्रोडक्ट बहुत कम मिलता है, अराउंड 4%। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है बहुत ज्यादा। अरे मेरी बात समझ में, 2% इवन मिलता है। और ये मिलता है 51%, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होता है। पैरा प्रोडक्ट हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सिमेट्री की वजह से, परंतु प्रॉब्लम ये है ये 47% ये भी मिलता है, मतलब अच्छा खासा मेटा डायरेक्टिव ग्रुप मिलता है, जबकि मेटा डायरेक्टिव है नहीं, फिर भी मेटा डायरेक्टिव ग्रुप मिलता है, मेटा पोजीशन पे मिलता है NO2। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में होता है, इसलिए कुछ एनिलीन एनिलीनियम आयन में मतलब तब्दील हो जाता है, और एनिलीनियम आयन एक मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। ये सी वाला पार्ट करते हैं। इसका सी है सल्फोनेशन, मतलब सल्फोनाइल ग्रुप ऐड करना। याद रखिए जब भी बेंजीन की बात आती है तो बेंजीन हमेशा हरा भरा लग रहा है ये चार्ट। ठीक है, बी कर लिया हमने, सी। सी है सल्फोनेशन, सल्फोनाइल ग्रुप का ऐड होना। ध्यान से सुनिएगा, इसका भी जेई में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन आया था अभी बताऊंगा। इसमें अगर आप H2SO4 डालेंगे तो ये बनेगा सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड बच्चों को बड़ी दिक्कत देता है भाई। सल्फेनिलिक एसिड याद कर लो, SO3H, इसे कहते हैं सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड। और क्वेश्चन ये था असर्शन रीजन में ये भी
कि ये ज्विटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। यस, कैसे? ये एसिडिक है, H+ देता है, ये बेसिक है, H+ लेता है, तो क्या हो जाएगा? ये है एक बेसिक ग्रुप, ये है एक एसिडिक ग्रुप, तो ये एसिड दे देता है, SO3- बन जाता है, वो H+ ले लेता है और NH3+ बन जाता है, तो ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन? सल्फेनिलिक एसिड। बिग क्वेश्चन माय डियर, बिग क्वेश्चन। सल्फेनिलिक एसिड ज्विटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन के रूप में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इसमें एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये ज्विटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है भाई साहब। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट डी की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाते, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट का एक्सक्यूज मी, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट का एसिटाइलेशन हो। तो एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन नहीं दिखाते। कोई मुझे बता सकता है आप में से क्यों नहीं दिखाता? हाँ भाई, क्यों नहीं दिखाता ये? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। क्योंकि एक बेस है और रिएक्शन, इसका रिएक्शन का कैटलिस्ट कौन है? AlCl3, ठीक है ना? तो ड्यू टू द salt formation with AlCl3, जो कि रिएक्शन का कैटलिस्ट है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 रिएक्शन का कैटलिस्ट है, ठीक है ना? तो नाइट्रोजन acquires a positive charge, yes, a positive charge, yes, strong deactivating group, a strong deactivating group, ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान करिएगा। इसके बाद थोड़ा सा BDC भी है, 5-1 मिनट का टॉपिक क्लास और लूंगा, BDC खत्म करूंगा। कल हम लोग क्लास खुलते ही 9 बजे सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर थोड़े से डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन वगैरह डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में, फिर देखेंगे क्या करना है, टेकअप करते हैं। बायोमोलिक्यूल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, शायद मैं बायोमोलिक्यूल का एक छोटा सा साइनॉप्सिस दे सकता हूँ कल वाले लेक्चर में, तो कल पहले मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, फिर बायोमोलिक्यूल्स भी एक बार टेकअप करवा दूंगा, ठीक है ना? तो BDC बाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में बात करूं तो ये कैसे बनता है, सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बनने की रिएक्शन बहुत बच्चों वाली है। कैसे बनता है? ये है एक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं डाइएजोटाइजेशन कहा जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, RNH2 में, पीछे भी मैंने बताया है, NaNO2 और HCl डाल दिया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस में Rn2 प्लस Cl-, इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन। याद करिए, इसमें आज मैंने क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, अगर ये ओपन चेन है, एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक के डाइएजोनियम क्लोराइड बड़े अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है, उसमें रेजोनेंस नहीं होता। पर जब मैं बात बेंजीन की करता हूं तो वो अच्छे स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो सबको पता होनी चाहिए कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम सॉल्ट्स अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें रेजोनेंस नहीं होता। बट इसमें अच्छा खासा स्टेबल होता है, रेजोनेंस होता है, स्टेबिलिटी आती है इसकी वजह से, ठीक है? बाकी अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूं तो इसके रिएक्शन बड़े बच्चों वाले हैं, सारी रिएक्शंस आपको आती हैं सिवाय 2 नई रिएक्शंस के, वो मैं बता दूंगा। ध्यान से देखिए सारी रिएक्शन कौन कौन सी हैं जो चैप्टर 1 में भी काम आएंगी आपके। अगर इधर N2 प्लस Cl- है, सबसे पहले अगर मैं इसमें डाल दूं Cu2Cl2 की प्रेजेंस में HCl, तो सब याद करिए इधर क्या लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन लग जाएगा। इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। यस, अगर इसमें हम लोग डाल देंगे Cu2Br2 और HBr,
तो इसे भी सैंडमेयर ही कहते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, ऊपर ब्रोमीन लगना साइड में ब्रोमीन लगना एक ही बात है। और अगर मैं इसमें Ki डाल देता हूं तो इधर लग जाएगा आयोडीन। इन तीनों को हम लोग सैंड मेयर्स रिएक्शन कहते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन से बहुत फेमस है ये। अच्छा, अगर मैं इसमें डाल दूं Cu पाउडर और यस और HCl डाल दूं तो आयोडीन हेलोजन ही लग जाएगा। इस रिएक्शन को गैटरमैन कहा जाता है, गैटरमैन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसमें Cu पाउडर की जगह HCl की जगह डाल देता हूं HbF4 तो यहाँ पर फ्लोरीन मिल जाता है। यस, बाल्स, यस बिल्कुल सही, शाइमन रिएक्शन, बाल्स शाइमन रिएक्शन बन जाता है। और उसके बाद अगर नई रिएक्शन की बात करूं तो इसमें हम लोग अगर CuCN डाल देते हैं तो यहाँ पर बन जाता है CN। अगर मैं इसमें डाल दूं HOH और हल्का सा लिख दूं वार्म तो यहाँ पर लग जाता है फिनॉल। और अगर मैं इसमें लिख दूं H3PO2 और H2O लिख दूं तो सब कुछ गायब हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन बन जाता है। और अगर मैं इसमें स्पेशल ध्यान से मेरी बात सुनना, HbF4 और NaNO2 लिख दूं और कॉपर लिख दूं तो इसमें NO2 ग्रुप आ जाता है, NO2 ग्रुप आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है, इसके अलावा एक और चीज है कि ये सेम रिएक्शन होती है, सेम रिएक्शन इन दोनों के अलावा। अगर मैं इन दोनों के अलावा अल्कोहल डाल दूं तो भी यही रिएक्शन होगी। और C2H5OH ये डाल दूं या ये डाल दूं सेम बनेगा बेंजीन, बेंजीन ही बनता है। यह अभूतपूर्व रिएक्शन है। इसका मतलब मैं दोबारा इस रिएक्शन को कोट करना चाहूंगा। इधर N2+Cl- है, इसमें डाल दो H3PO2H2O, ये डाल दो, ये डाल दो, या इसकी जगह आप डाल दो C2H5OH, ये डाल दो तो ये बन जाएगा सिर्फ बेंजीन, ये ग्रुप हट जाएगा। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन भी मैं कोट करना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। N2+Cl- में मैंने अभी भी क्या कहा, पहले डाल दो HbF4 तो बाल्स शाइमन है। सब बच्चे सोचते हैं बाल शाइमन है, अरे यार पहले नंबर पर ये डालने पे बाद दूसरे नंबर पर NaNO2 और फिर कॉपर और फिर हीट भी लिखा होता, तो ध्यान रखना उसमें हमारा बनता है NO2। ठीक है, ये दो रिएक्शन अलग से हैं, बहुत ध्यान से आप लोगों को करने की जरूरत है। H3PO2 का नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है, ये चीज भी ध्यान करिए। इसका नाम फॉस्फीनिक एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है भाई BDC को फॉस्फेनिक एसिड में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड में डाल दिया क्या हो जाएगा, तो आप नहीं बता पाओगे अगर आपको नहीं पता कि इसका नाम क्या होता है। तो प्लीज ध्यान से आपकी मेरी बात समझ लीजिए। आज के लेक्चर में मैंने पूरा चैप्टर अमाइंस वन शॉट बड़े उस ढंग से कराया है, शानदार।